हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएफ स्किनर की थ्योरी को पढ़ेंगे, जो स्पेशली फॉर आपके सीटेट एग्ज़ाम या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1904 से लेकर के 1990 तक। ये जो हैं वो अब हमारे बीच नहीं हैं। बीएफ स्किनर जो हैं, ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, यानी कि ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। आइए अब हम इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो बीएफ स्किनर जो थे, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन, इन्होंने के बारे में इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि किस तरीके से जो क्रिया करके, है ना, जो व्यवहार में जो परिवर्तन लाया जा सकता है। आइए अब हम इनको जानते हैं। बीएफ स्किनर, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1904 से 1990 के बीच में। बीएफ स्किनर जो हैं, इन्होंने ये एक बिहेवियरिस्ट हैं, ठीक है। बीएफ स्किनर एक बिहेवियरिस्ट, यानी कि ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्रिया प्रसूत व्यवहार, जिसे नैमित्तिक व्यवहार भी कहा जाता है, जिसके बारे में इन्होंने बताया है। इसे कहते हैं ऑपरेंट बिहेवियर। इसके बाद इन्होंने दिया है आरएस लर्निंग के बारे में। आरएस लर्निंग यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस, ठीक है। रिस्पॉन्स स्टिमुलस के बारे में इन्होंने दिया है। रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है, मान लीजिए हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स जो होता है वो होता है हमारा एक्शन। हम किसी चीज़ को देख करके जब रिस्पॉन्स करते हैं तो वो एक्शन होता है। और स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस क्या होता है कि मान लीजिए भोजन को देख करके जब हमने कुछ एक्शन किया है तो वो हो गया हमारा रिस्पॉन्स। हम मान लीजिए जब हमें भूख लगी है, ठीक है, भोजन को देख करके जब हमारे मुंह से लार टपकता है तो वो हो गया एक्शन, यानी कि रिस्पॉन्स हमने दिया भोजन को देख करके। और भोजन क्या है? भोजन एक स्टिमुलस है। तो इसके बारे में इन्होंने अपने सिद्धांत में, अपने थ्योरी में इन्होंने बताया है। इसके बाद इन्होंने दिया है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से रिस्पॉन्स स्टिमुलस, यानी कि अनुक्रिया उद्दीपक, किस तरीके से किसी चीज़ को देख करके, मान लीजिए भोजन को देख करके जो हम एक्शन करते हैं उसे ही कहा जाता है रिस्पॉन्स स्टिमुलस। तो फ्रेंड्स, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है
इसे B.F. स्किनर ने दिया है, जिसमें इन्होंने व्यवहार के दो प्रकार बतलाए हैं। जिसमें इन्होंने व्यवहार के दो प्रकार, ठीक है, इन्होंने व्यवहार के दो प्रकार बताए हैं। पहला तो है रिस्पोंडेंट बिहेवियर। पहला है रिस्पोंडेंट बिहेवियर और सेकेंड है ऑपरेंट बिहेवियर। ठीक है, रिस्पोंडेंट बिहेवियर मतलब कि इसे मैं हिंदी में लिख देती हूँ प्रतिवादी व्यवहार, इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिवादी व्यवहार। और ऑपरेंट बिहेवियर मतलब कि क्रिया प्रसूत व्यवहार। ठीक है, ऑपरेंट मतलब कि क्रिया प्रसूत व्यवहार। आइए अब हम इन्हें एक करके समझते हैं कि ये क्या है। पहले तो हम देखेंगे रिस्पोंडेंट बिहेवियर क्या होता है। रिस्पोंडेंट बिहेवियर, आखिर रिस्पोंडेंट बिहेवियर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। यानी कि प्रतिवादी व्यवहार, यानी कि वातावरण के ज्ञात उद्दीपक के प्रति जो हम व्यवहार करते हैं उसे कहा जाता है रिस्पोंडेंट बिहेवियर। मान लीजिए रोशनी को, जब हम रोशनी देखते हैं तो रोशनी से किस तरीके से हमारी आँखों की जो पुतली है वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, पुतली का सिकुड़ना, रोशनी से पुतली का सिकुड़ना या फैलना, ये जो होता है वो रिस्पोंडेंट बिहेवियर कहलाता है। या भोजन दे करके मुंह में लार आना, ये भी रिस्पोंडेंट बिहेवियर कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे रिस्पोंडेंट बिहेवियर होते हैं जो वो खुद नहीं होता है बल्कि उसे सीखता है, और जो सीखता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है कंडीशनिंग। उसे कहा जाता है कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन। जैसे कि सीखने का प्रयोगात्मक अध्ययन, बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीखने का प्रयोगात्मक अध्ययन किया है, जिसमें कि पेवलोव ने किस तरीके से कुत्ते पर प्रयोग किया कि किस तरीके से घंटी की जब आवाज़ सुनाई देती थी तो फिर कुत्ते के मुंह से लार टपकता था घंटी का आवाज़ सुनकर ही। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इन्होंने एक कंडीशनिंग के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसके बाद वाटसन एंड रेनर ने क्या किया था कि इन्होंने मानव पर प्रयोग किया था। मानव पर एक अल्बर्ट नाम का बच्चा था, अल्बर्ट नामक एक शिशु था, उस पर इन्होंने प्रयोग किया था। आइए अब हम आगे देखते हैं कि क्रिया प्रसूत के बारे में हम जानते हैं कि क्रिया प्रसूत व्यवहार जो होता है वो क्या होता है। यानी कि ऑपरेंट बिहेवियर क्या होती है, क्रिया प्रसूत व्यवहार। यानी कि यह जो सिद्धांत होता है वो हमेशा सकारात्मक परिणाम मिलने पर ये बल देता है। ठीक है, और जो सीखने की क्रिया में एक तरीके से गति देने में सहायक होती है। मान लीजिए किसी बालक ने कोई कार्य किया और जब उसको रिवॉर्ड दिया जाता है तो ये क्या हुआ कि उसके सीखने में एक तरीके से सकारात्मक परिणाम हुआ कि उसने कार्य को किया और उसे रिवॉर्ड मिला। तो ये एक सकारात्मक परिणाम होता है। जो उसके सीखने की जो गति होती है इससे उनकी और गति बढ़ जाती है। और ये जो सिद्धांत जो है वो सीखने की क्रिया में अभ्यास पर बल देती है। ये जो सिद्धांत है, ये जो व्यवहार है, ये हमेशा व्यवहार अभ्यास पर बल देती है। और ऑपरेंट बिहेवियर जो है ये एक तरीके से समझिए तो जो बुद्धिहीन तथा
बुद्धिहीन तथा मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। इससे उनके व्यवहार में काफ़ी वांछित परिवर्तन देखा गया है। और जब किसी बच्चे में पुनर्बलन का जब अभाव हो जाता है, मान लीजिए किसी बच्चे में जब पुनर्बलन का जब अभाव हो जाता है, तो इसमें क्या होती है कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है, पुनर्बलन का जो अभाव होने से क्या होता है कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं मंद पड़ जाती है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि लक्ष्य की प्राप्ति में एक तरीके से बाधा उत्पन्न होती है। तो सीखने में लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो काफ़ी आवश्यक होती है कि किस तरीके से स्किनर ने जो चूहे पर जो प्रयोग किया, तो चूहा क्या है कि जब लीवर को जब दबाता था तो उसे भोजन की प्राप्ति होती थी, यानी कि भोजन को प्राप्त करना उसका क्या हो गया, एक लक्ष्य हो गया। तो लक्ष्य की प्राप्ति जो होती है वो सीखने में काफ़ी आवश्यक होती है। ठीक है, आइए अब हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, बीएफ स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, ठीक है, जिसमें कि ये जो बॉक्स है, इनका जो बॉक्स है, इस बॉक्स को क्या नाम दिया गया था, तो इस बॉक्स का जो नाम है, इस बॉक्स का नाम है स्किनर बॉक्स। ठीक है, एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्किनर ने जो चूहे पर प्रयोग किया था तो उस बॉक्स का क्या नाम है। तो उस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहते हैं, जिसमें इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो इस पर इन्होंने वाइट चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने वाइट रैट पर इन्होंने प्रयोग किया, और जिसमें कि जैसा कि आप फिगर में यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ भोजन है, यहाँ कुछ लाइट की व्यवस्था की गई है, इसके बाद यहाँ नीचे लीवर है। ठीक है, और ये चूहा जो है वो भूखा चूहा को इस बॉक्स के अंदर डाल दिया गया है, और ये चूहा को जब भूख लगा तो ये क्या कि इधर उधर उछल कूद ये करने लगा, और जैसे ही ये उछल कूद कर रहा था तो अचानक से इसका जो पंजा है, ये जो पंजा है वो अचानक से इस लीवर में दब गया, और जैसे ही लीवर में इसका पंजा दबा वैसे ही उसे यहाँ से भोजन की प्राप्ति हो गई। तो इससे क्या हुआ कि भोजन को जैसे ही ये प्राप्त किया तो इसकी भूख तो शांत हो गई। ठीक है, इसके मन में संतोष का भाव आया कि अब उसे भोजन की प्राप्ति हो गई, लेकिन फिर से इसे जब दोबारा भूख लगी तो फिर से वो इसी तरीके से उछल कूद करने लगा, और फिर से अचानक से इसका पंजा जो है वो लीवर में दब गया और उसे भोजन की प्राप्ति हुई। इस तरीके से स्किनर ने इस प्रयोग को बार बार चूहे पर करके देखा, और स्किनर ने ये देखा कि भोजन के मिलने से चूहे की जो क्रिया है वो एक तरीके से उसे रिइंफोर्समेंट मिलता है। ठीक है, और उन्होंने चूहे पर ये प्रयोग जो है वो कई बार दोहराया, और दोहराकर देखा कि भूखे चूहे में पिंजरे में पहुंचते ही लीवर दबाकर भोजन को प्राप्त कर लिया। ठीक है, इस तरीके से लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना जो चूहा है वो सीख जाता है। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे इन्होंने पिजन पर यानी कि कबूतर पर प्रयोग किया, जिसे इन्होंने जो कबूतर पर जो प्रयोग किया इसे कहा जाता है पिजन बॉक्स। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखें, इसे कहा जाता है पिजन बॉक्स। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इस बॉक्स, जैसा कि आप बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स में एक भूखे कबूतर को डाल दिया जाता है, और ऐसी ऊंचाई पर जहां कबूतर की चोंच जा सकती थी वहां एक प्रकाशपूर्ण चाबी लगाई गई, और इस चाबी के दबाने से कबूतर को क्या होता था कि जैसे वो इस चाबी को दबाता था उसको दाने की प्राप्ति होती थी, दाना मिलता था। और इस तरीके से कबूतर क्या है कि इस तरीके से बार बार उसको दबाता था और उसे भोजन मिल जाता था। तो इस तरीके से उस चाबी को दबाकर भोजन प्राप्त करना इस तरीके से कबूतर ने सीख लिया था। तो इस तरीके से बीएफ स्किनर जो हैं इन्होंने वाइट चूहे पर प्रयोग किया और कबूतर पर प्रयोग किया। ये जो प्रयोग किया इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ रिइंफोर्समेंट। थ्योरी ऑफ रिइंफोर्समेंट, थ्योरी ऑफ, इसे रिइंफोर्समेंट
थ्योरी ऑफ रिइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन का सिद्धांत इसे ही कहा जाता है। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है पुनर्बलन। पुनर्बलन जो है, पुनर्बलन को दो रूपों में विभाजित किया गया है, यानी कि रिइंफोर्समेंट जो होती है इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और दूसरा होता है निगेटिव रिइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में क्या होता है कि किसी उद्दीपक की उपस्थिति से अगर कुछ उसे मिलता है, मान लीजिए एक भूखे कबूतर को जो भोजन मिला वो हुआ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है कि किसी उद्दीपक की अनुपस्थिति में अगर मान लीजिए उसको मिल रहा है। इसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई टीचर अनुपस्थित है, मान लीजिए कोई टीचर है वो नहीं आया है, और उस टीचर से डरने वाला जो बालक है, बालक की अनुक्रिया में अगर वृद्धि होती है, ठीक है, तो उसे ही निगेटिव रिइंफोर्समेंट कहा जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि रिइंफोर्समेंट जो होता है वो दो तरीके के होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। अब हम जानेंगे पनिशमेंट के बारे में। पनिशमेंट मतलब कि दंड, पनिशमेंट जिसे हम कहते हैं दंड। दंड भी जो होता है, दंड से क्या होता है कि बालक के व्यवहार में एक तरीके से बच्चा का जो व्यवहार होता है वो एक तरीके से कहीं कहीं डिक्रीज़ हो जाता है। बच्चा का जो बिहेवियर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, उसके बिहेवियर में कमी आ जाती है, ठीक है, उसके बिहेवियर जो है, बिहेवियर में बच्चे की कमी आ जाती है पनिशमेंट से, ठीक है। इससे बच्चे का जो व्यवहार है वो एक तरीके से डिक्रीज़ हो जाता है ना। बच्चे का जो व्यवहार है वो डिक्रीज़ करेगा पनिशमेंट। बच्चे को अगर पनिशमेंट दिया जाता है तो बच्चा क्या कि मान लीजिए अगर कोई चीज़ को वो कर रहा है, सीख रहा है, उसी बीच में जा कर के अगर उसको हम पीट देते हैं तो क्या होगा कि बच्चा क्या है, वो उसका जो व्यवहार है कहीं न कहीं वो डिक्रीज़ हो जाएगा। मान लीजिए अगर कोई बच्चा कुछ व्यवहार को सीख रहा है और उसको अगर हम रिवॉर्ड दे दिए, उसको रिइंफोर्समेंट कर दिए कि वाह बहुत शाबाश बाबू, ये बहुत अच्छा है, इसे और अच्छे से करो, तो बच्चे को क्या हुआ, एक तरीके से रिइंफोर्समेंट मिला, है ना। उसे रिइंफोर्समेंट मिलेगा तो उसका बिहेवियर क्या है कि इंक्रीज़ होगा। मान लीजिए हम चाय बनाना नहीं जानते हैं, ठीक है, किचन में हम गए, वहाँ चाय बनाना हमने शुरू किया और स्टार्टिंग में जाहिर सी बात है कि चाय हमारी ख़राब बन गई। तो अगर मान लीजिए पापा ने उस चाय को पिया और पीते ही कहा कि नहीं बेटा चाय बहुत अच्छा है, रियल में तो चाय ख़राब थी, लेकिन पापा ने कहा कि चाय बहुत अच्छी है, तो एक तरीके से पापा ने क्या किया कि उन्होंने रिइंफोर्समेंट दे दिया, है ना, कि चाय अच्छी है। इससे क्या हुआ कि हमारा जो व्यवहार जो है वो इंक्रीज़ होगा, है ना। हम फिर से चाय बनाएंगे और थोड़ा बेहतर अच्छा से बनाएंगे, धीरे धीरे उस चीज़ को सीख जाएंगे। लेकिन उसी बीच अगर आप पापा करके चाय पीते और कह देते कि छी चाय कितनी बेकार बनी है, तो क्या होता, हमारा व्यवहार जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से रिवॉर्ड जो होती है वो एक तरीके से पुनर्बलन का कार्य करती है। आई होप मैंने जो समझाया है आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि रिइंफोर्समेंट जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी रिइंफोर्समेंट, और सेकेंड होती है सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट, ठीक है। सेकेंडरी या इसे हम गौण भी कहते हैं, ठीक है, गौण पुनर्बलन। प्राइमरी में वो आएगी जो नेचुरल होती है, जो चीज़ें नेचुरल यानी कि जो स्वतः अपने आप होती है वो होती है प्राइमरी के अंतर्गत आती है। जैसे कि हम भूख प्यास और काम इच्छा, ये जो होती हैं वो प्राइमरी रिइंफोर्समेंट के अंतर्गत आती हैं। सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट के अंतर्गत वो आती हैं जो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली हमें फ़ायदा पहुंचाती है। जैसे कि भोजन के साथ
घंटी की आवाज़ को लगातार सुनने से कुत्ते की अनुक्रिया को पुनर्बलन मिलना, ये एक तरीके से सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट के अंतर्गत आता है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल ऑफ रिइंफोर्समेंट। ठीक है, नेक्स्ट है शेड्यूल ऑफ रिइंफोर्समेंट। ठीक है, शेड्यूल ऑफ रिइंफोर्समेंट क्या होती है? शेड्यूल ऑफ रिइंफोर्समेंट को 4 भागों में बांटा गया है, जिससे कि आइए अब हम इसे 4 भागों में बांटकर इसे हम समझते हैं। पहला तो है फिक्स्ड रेशियो, पहला है फिक्स्ड रेशियो, फिर है फिक्स्ड इंटरवल, सेकेंड है फिक्स्ड इंटरवल, थर्ड इज वेरिएबल रेशियो, फोर्थ इज वेरिएबल इंटरवल। ठीक है, वेरिएबल इंटरवल ये क्या होता है कि फिक्स्ड रेशियो क्या होती है, यानी कि निश्चित संख्या में, मान लीजिए निश्चित संख्या में सही अनुक्रिया करने पर जो हमें पुनर्बलन प्राप्त होता है उसे ही फिक्स्ड रेशियो कहा जाता है। इसके बाद है फिक्स्ड इंटरवल। इसमें क्या होता है कि सही अनुक्रिया कुछ भी हो, निश्चित समय बीतने के बाद जब हमें पुनर्बलन मिलता है, ठीक है, सही अनुक्रिया कुछ भी हो लेकिन निश्चित समय बीतने के बाद जब हमें पुनर्बलन दिया जाता है तो उसे ही फिक्स्ड इंटरवल कहा जाता है। जैसे कि व्यक्ति द्वारा निश्चित घंटे काम करने पर जो उसे वेतन दिया जाता है, मान लीजिए वो 2 घंटा काम कर रहा है और उसे 5,000 रुपया अगर मिल रहा है तो क्या हुआ, ये तो फिक्स्ड हो गया ना, तो इसे ही फिक्स्ड इंटरवल कहा जाता है। फिर है वेरिएबल रेशियो। वेरिएबल रेशियो उसे कहा जाता है जो निश्चित संख्या में नहीं होती है। ठीक है, जो निश्चित संख्या में नहीं होती है उसे वेरिएबल रेशियो कहा जाता है, और वेरिएबल इंटरवल उसे कहा जाता है जो निश्चित समय में नहीं होता है। इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। मान लीजिए कार्य जो है वो 2 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट, 10 घंटा, 12 घंटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसमें कुछ फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, और बच्चे का अच्छे व्यवहार करने पर माता पिता द्वारा पुरस्कार देना, ये जो होता है वो वेरिएबल इंटरवल के अंतर्गत आता है। मान लीजिए बच्चा व्यवहार कर रहा है, दिन भर एक्टिविटी कर रहा है, बच्चे को नहीं पता है कि उसे एक्टिविटी करने पर कुछ रिइंफोर्समेंट मिल सकता है। ठीक है, वो कार्य कर रहा है, अचानक से उसके माता पिता जो हैं वो उसकी प्रशंसा करते हैं कि मेरा जो बेटा है आज दिन भर बेचारा बहुत सारा काम किया है, तो एक तरीके से क्या हुआ, बच्चे की जो प्रशंसा हुई वो एक तरीके से वेरिएबल इंटरवल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि बच्चे को इसमें पता नहीं था कि उसे यहाँ पर रिइंफोर्समेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये ही वेरिएबल रिइंफोर्समेंट कहलाती है। और वेरिएबल रेशियो और वेरिएबल इंटरवल जो होती है, ये दोनों व्यवहार को व्यक्ति जल्दी नहीं भूलता है। इसमें जो व्यवहार व्यक्ति करता है उसे व्यक्ति जल्दी नहीं भूलता है, क्योंकि वह यह नहीं जानता है कि उसे कब रिइंफोर्समेंट मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि स्कूल में हम कुछ गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है, और बच्चों को ये नहीं बताया गया है कि उसे किसी तरह का पुरस्कार मिलेगा, उसे कहा गया है कि आप सभी इस गेम को खेलिए, और अचानक उसे गेम को खेलते खेलते जब गेम समाप्त हो जाती है तो बच्चों को एक तरीके से पुरस्कार दिया जाता है कि उसने फर्स्ट किया है, उसने सेकंड किया है। इसमें क्या है कि बच्चे को तो नहीं पता है ना कि उसे रिइंफोर्समेंट मिलेगा, लेकिन अचानक से उसे जब रिइंफोर्समेंट मिल जाता है तो ये ही जो होती है वो इसके अंतर्गत आती है, और इसे जो बच्चा, इसमें जो व्यवहार बच्चा करता है इसे वो कभी भूलता नहीं है, इसे वो हमेशा याद रखता है। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है इसमें कुछ हम अदर पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, अदर पॉइंट्स, बीएफ स्किनर की थ्योरी में कुछ अदर पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, पहले तो इन्होंने दिया है डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट।
डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट, डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट, जिसे हिंदी में कहेंगे विभेदी पुनर्बलन, विभेदी पुनर्बलन। इसमें क्या होता है कि जब समायोजित व्यवहार करने पर बच्चों को क्या है कि धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दिया जाता है। लेकिन बच्चा क्या है कि जब वो यानी कि समायोजित व्यवहार जब नहीं करता है तो उसे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट नहीं दिया जाता है। तो इससे क्या है कि बच्चा जो है वो हमेशा पॉजिटिव कार्य को करना यानी कि समायोजित व्यवहार को करना बालक इस तरीके से सीख लेता है, क्योंकि वो जानता है कि जब वो समायोजित व्यवहार को करेगा, ठीक है, तो उसे क्या है कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा। अब आगे नेक्स्ट है सांकेतिक व्यवस्था, ठीक है, नेक्स्ट है सांकेतिक व्यवस्था, इसे कहते हैं टोकन इकोनॉमी, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है कि व्यक्ति जितना ही अधिक अगर समायोजित व्यवहार करता है तो उतना ही अधिक, मान लीजिए उसे प्रतीक के रूप में, मान लीजिए उसे कॉइन मिल रहा है, कुछ मुद्रा मिल रही है, तो क्या है कि उसको वो अर्जित करता है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या है कि बालक जो कुसमायोजित जो व्यवहार करता है उसको करना वो छोड़ देता है। मान लीजिए वो अच्छा व्यवहार किया तो उसको कुछ टोकन मिल गया, उसको कुछ मुद्राएं मिल गई, ठीक है, कुछ मनी मिल गई। और अगर वो कुछ ख़राब व्यवहार करेगा तो उसे मनी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये रिवॉर्ड हो गया। रिवॉर्ड किस तरीके से बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, ये इसके द्वारा होता है कि बच्चा जब अच्छा व्यवहार करता है, समायोजित जब अच्छा व्यवहार करता है, समायोजित बिहेवियर करता है, ठीक है, तो बच्चे को जब मनी मिलती है, ठीक है, समायोजित व्यवहार करने पर, समायोजित व्यवहार करने पर जब बालक को मनी मिलती है, जब बालक समायोजित व्यवहार करने पर जब बालक मनी यानी कि पैसा जब प्राप्त करता है, तो इससे क्या है कि बालक में धीरे धीरे जो कुसमायोजित व्यवहार जो है उसको वो छोड़ने लगता है। आगे है विलोपन, ठीक है। विलोपन में क्या होता है कि इसमें मान लीजिए ये जो प्रक्रिया जो होती है, इसमें कुसमायोजित व्यवहार को दूर करने के लिए एक तरीके से उसे रिइंफोर्समेंट को हटा दिया जाता है। मान लीजिए बालक व्यवहार कर रहा है, पहले व्यवहार को आसान रखा जाता है, फिर धीरे धीरे उसको कठिन किया जाता है, ठीक है। पहले बालक छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, फिर धीरे धीरे उसका लेवल जो होता है उसको बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से बालक क्या है कि कुछ चीज़ों को करने में वो खुद कुछ चीज़ों को करने वो सीख जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने बीएफ स्किनर की थ्योरी में हमने देखा कि किस तरीके से इन्होंने रिवॉर्ड की बात की है कि रिवॉर्ड से किस तरीके से व्यवहार में परिवर्तन आता है, और इन्होंने अपने सिद्धांत में पिजन पर प्रयोग किया, इसमें चूहे पर प्रयोग किया, जिसके द्वारा इन्होंने बताया कि किस तरीके से जब सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जब रिइंफोर्समेंट मिलता है तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो और भी पुनर्बलित होती है, यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें और भी तेज़ी से क्रिया होने लगती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है ये आज हमने कवर कर लिया है। आई होप अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने नोट्स आप खुद तैयार करें और प्रॉपर एग्ज़ाम की तैयारी में आप लगे रहें। और इस तरीके से हमने देखा कि इसमें किस तरीके से रिवॉर्ड जो है वो बिहेवियर को किस तरीके से इंक्रीज़ करती है, रिवॉर्ड जो है वो बिहेवियर को किस तरीके से इंक्रीज़ करती है यानी कि बढ़ाती है। इस तरीके से आज हमने बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है इसको कवर कर लिया है। अगर
आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, एंड आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।